हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल दा प्रसाद विद्या प्रेम पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे थे सातवाहन वंश और उस समय की संस्कृति और सभ्यता कि सातवाहन काल के अंदर भारत के अंदर उनकी संस्कृति का विकास कैसे हुआ, उसके अंदर हम उसके प्रशासन के बारे में कर चुके हैं। उनका प्रशासन, उनकी समाज की दशा, धार्मिक दशा के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। अब हम करने वाले हैं सातवाहन वंश में आर्थिक दशा, यानी उनका अर्थतंत्र कैसा था, उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी। सातवाहन युग के अंदर दक्षिण भारत के अंदर सातवाहनों का जो काल है बहुत ही समृद्धशाली था और आर्थिक दृष्टि से बहुत ही अच्छा शासनकाल उनका रहा था। आर्थिक दृष्टि से भारत ने सातवाहनों के समय में बहुत उन्नति की थी। भूमि अनुदान की जो प्रथा है वो सातवाहनों के समय चली थी और भूमि अनुदान का प्राचीनतम अभिलेख या प्रमाण है वो ही सातवाहनों के समय से मिलता है। किस प्रकार उन्हें भूमि अनुदान की, किस प्रकार उनका व्यापार व्यवस्था थी, उसका अध्ययन हम आज करेंगे। आज करते हैं सातवाहन वंश की आर्थिक दशा। सातवाहन वंश कालीन अर्थव्यवस्था या आर्थिक दशा कि उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, उनका अर्थ संबंधी ढांचा किस प्रकार चल रहा था, इसका हम अध्ययन करेंगे। सातवाहन जो वंश था इस समय में भारतीय इतिहास का समृद्धि का समय था। इस समय दक्षिण भारत में, कहाँ, दक्षिण भारत में आर्थिक विकास हुआ था। दक्षिण भारत में आर्थिक विकास हुआ, सामाजिक विकास, हर तरह का विकास हुआ, लेकिन आर्थिक विकास बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ था। दक्षिण भारत में सातवाहनों द्वारा दक्षिण भारत में भूमि अनुदान का भूमि व ग्राम दान देने का उल्लेख है। कहते हैं कि इतिहासकार इस तथ्य पे या इस बात पर पहुंचते हैं कि भारत के अंदर सर्वप्रथम भूमि अनुदान की देना प्रारंभ किया तो वो सातवाहनों के समय से हुआ था। और सातवाहनों के बाद हालांकि कुछ पहले हुए थे भूमि अनुदान के उदाहरण मिलते हैं हमें इनसे भी पहले, लेकिन उन्होंने ग्राम को या गांवों को अनुदान के रूप में दे दिया और उस पर टैक्स फ्री कर दिया गया, भी उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा। इस प्रकार क्या हुआ कि सामंतरीकरण की व्यवस्था को बढ़ोतरी मिली और सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ, सामंतवाद पनपा और सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ। जो दान में दे दी गई थी उस भूमि पर जिसको दान दी गई उसी का अधिकार होता था, सातवाहन नरेश का नहीं होता था। इस वजह से यहाँ सामंतवाद पनप रहा था। अब है कि यहाँ से भूमि अनुदान देने के, भारत में भूमि दान देने के कोई अभिलेखीय प्रमाण है। प्रथम अभिलेखीय प्रमाण मिलते हैं। प्रथम अभिलेखीय प्रमाण मिलते हैं भूमि दान के, तो वो कहाँ से मिलते हैं? सातवाहनों के काल से मिलते हैं कि महाराष्ट्र में या वेस्टर्न में महाराष्ट्र में एक अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अश्वमेध यज्ञ करवाया सातकर्णी ने। किसने करवाया था? सातकर्णी प्रथम ने, जो सातवाहन वंश के प्रथम योग्य शासक था, उसने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। और अश्वमेध यज्ञ के दौरान उसने भूमि या ग्राम दान दिए थे। ये हमने पहले भी पढ़ा था, इनकी सामाजिक दशा के अंदर भी पढ़ा था। इन्होंने पुरोहितों को ग्राम दान दिए थे जो टैक्स फ्री थे। इतिहासकार इस तथ्य पे पहुंचते हैं कि जो सातवाहन नरेश थे उनके पास समय की भूमि थी। ये अपनी समय की भूमि में से दान देते, समय की भूमि थी और उनमें से दान देते थे। कृषकों की भी अपनी भूमि थी, कृषकों यानी किसानों की भी अपनी भूमि थी। अगर राजा किसी अन्य की भूमि दान देना चाहता था, मान लो कोई किसी जगह को या कोई स्थान विशेष को भूमि दान दे रहा है और वो स्थान विशेष की जो भूमि दान दी जा रही है वो राजा की नहीं है, किसी अन्य कृषक या किसान की है, तो राजा उस भूमि को खरीदता था। पहले उस भूमि को खरीदता था फिर दान में देता था। यानी कि राजा समय शासक दूसरों की भूमि या किसानों की भूमि खरीद कर दान देता था। ऐसा नहीं था कि शासक है तो दे दिया चलो, ऐसे नहीं था। क्योंकि समय की भूमि होती थी, कृषकों की भूमि भी होती थी, जो भूमि दान दी जाती थी उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता था और शासक दूसरों की भूमि को खरीद कर। बात यह है कि राजा द्वारा जो भूमि पर कर लिया जाता था,
कर लिया जाता था वो कर 1/6 भाग था, 1/6 भाग था जो कर राजा द्वारा लिया जाता था, यानी कि जो राजा की भूमि थी वो दी जाती थी, या किसानों की भूमि थी जिस पे टैक्स लिया जाता था, जिस पे टैक्स लगता था, उसका जो टैक्स है वो 1/6 भाग था। हमें इस बात की जानकारी मिलती है मिलिंद पन्नों से, मिलिंद पन्नों से भी मिलती है कि मिलिंद पन्नों में 75 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख है, 75 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख है, व्यवसाय का उल्लेख है। ये मिलिंद पन्नों एक ग्रंथ है, मिलिंद पन्नों एक ग्रंथ है जिसमें मिनांडर और नागसेन के बीच में हुई वार्ताओं का वर्णन है। मिलिंद पन्नों में 75 प्रकार के कर का व्यवसाय का मिलिंद पन्नों में 75 प्रकार के व्यवसाय का उल्लेख मिलता है। उसी प्रकार एक व्यापारिक इनके व्यापार का जो व्यापार करने वाले थे, जो शिल्पी थे, व्यापार के अंदर जो शिल्पी थे, उन शिल्पियों का उल्लेख मिलता है। किनका? शिल्पी का उल्लेख मिलता है। और शिल्पी का उल्लेख इस मिलता है कि महावस्तु के अंदर, महावस्तु एक बौद्ध ग्रंथ है, महावस्तु में राजगृह के निकट रहने वाले 36 प्रकार के शिल्पियों का वर्णन किया गया है। 36 प्रकार के शिल्पियों का वर्णन किया गया है कि राजगृह, जो महावस्तु ग्रंथ में लिखा गया कि राजगृह के पास 36 प्रकार के जो शिल्पी रहते थे। इनमें कई थे, जैसे कि बुनकर जिसे कोल्ली कहते थे, कोल्ली कहा जाता था, कोल्लिक, बुनकर हो गए, चर्मकार हो गए, चर्मकार, कांसाकार, सुनार, कोल्लिक, बुनकर, काफ़ी ऐसे मतलब शिल्पी थे जो समाज के अंदर अपने अपने व्यवसाय करते थे। इन व्यवसायों का उल्लेख मिलता है महावस्तु के अंदर, महावस्तु के ग्रंथ में मिलता है कि राजगृह के पास 36 प्रकार के शिल्पी रहते थे। उस समय शिल्पियों के अंदर चर्मकार थे, यानी कि जो चमड़े का काम करते थे, उनका जो समाज में अच्छा विशेष योगदान था, यानी कि इसका कारण ये था कि उस समय, और उनका विशेषता इस बात से थी कि उस समय युद्ध वगैरह या अन्य शस्त्र पहनने के लिए जो कपड़े थे वो चमड़े के यूज़ किए जाते थे, इसलिए चर्मकार का समाज में एक अच्छा स्थान था। हालांकि कालांतर के अंदर जब लोहे का प्रचार प्रसार हो गया तो चमड़े की है वो कीमत कम हो गई, इस वजह से लोहे का प्रचार प्रसार हुआ और जो चर्मकार थे उनकी स्थिति, चर्मकारों का समाज के अंदर अच्छा नाम था, अच्छा उनका काम था। ये वो इस वजह से था कि उस समय के अंदर जो चमड़े के वस्त्र बनाए जाते थे, युद्ध अस्त्र शस्त्र के औजार बनाए जाते थे, वो चमड़े का उपयोग किया जाता था। तो जब कालांतर में लोहे का प्रचार प्रसार होने लगा तो इनकी वो दशा है वो गिर गई और दशा दयनीय हो गई, और चर्मकारों का समाज में स्थान है वो धीरे धीरे निम्न होता गया। अब हम इसके बाद आगे करेंगे। अब हम करने वाले सातवाहन काल के अंदर जो दक्षिण भारत के अंदर यह व्यवसाय हुआ था पूरे भारत में, उनके शासन साम्राज्य में, उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। व्यवसाय के अंदर हमने व्यापारी के बारे में जैसे जानकारी प्राप्त की कि महावस्तु के अंदर लिखा गया है, महावस्तु में लिखा गया है कि राजगृह के पास, कहाँ? राजगृह के पास 36 प्रकार के शिल्पियों का उल्लेख मिलता है, 36 प्रकार के शिल्पियों का उल्लेख मिलता है। अब कि इनके व्यवसाय थे, उनकी अपनी अपनी व्यवसाय की अपनी अपनी शाखाएँ थी, व्यवसाय की या शाखा थी या संघ थी जिसे श्रेणी कहते थे, व्यवसाय की या शाखा थी या संघ थी जिसे क्या कहते थे? श्रेणी कहते थे। और श्रेणी के प्रधान को श्रेणीन कहा जाता था, श्रेणी के प्रधान को श्रेणीन कहा जाता था। जो इनका कार्यालय था उसे निगम सभा कहा जाता था, और श्रेणी के प्रधान को श्रेणीन कहा जाता था, और इनका जो कार्यालय था वो निगम सभा कहलाता था। क्या कहलाता था? निगम सभा कहलाता था। और जो इनके आचार नियम थे, जो व्यापारिक संघ के नियम थे ना, व्यापारिक संघ के जो नियम थे, उन नियमों को श्रेणी धर्म कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्रेणी धर्म कहा जाता था। अब इंपॉर्टेंट बात है, व्यवसाय के संघ को श्रेणी कहा जाता था, श्रेणी के प्रधान को श्रेणीन कहा जाता था, कार्यालय को निगम सभा कहा जाता था, और व्यापार के या व्यापारियों के व्यापारिक जो नियम थे, व्यवसाय के जो व्यावसायिक नियम थे, व्यावसायिक संघ के जो नियम थे, उसे श्रेणी धर्म कहा जाता था। अब सबसे इम्पोर्टेंट व्यापारिक संघ था, उन्हें राज्य की तरफ से पूर्णतः सुरक्षा प्रदान की गई थी कि उन्हें किसी भी प्रकार की व्यापार करने में हानि नहीं होगी, या विभिन्न प्रकार की उनको सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी और सुविधा के तहत यह करवाया गया था कि इन्हें बैंकों की व्यवस्था भी की गई थी। बैंकों की व्यवस्था
व्यवस्था, ये व्यापारिक संस्था इनकी राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त थी, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था थी, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था थी और यही संस्थाएं बैंकों का कार्य करती थी। किसका? बैंकों का कार्य करती थी। हमें नासिक जो एक लेख है, नासिक प्रशस्ति है, नासिक लेख से ज्ञात होता है, नासिक लेख में बताया है कि गोवर्धन के बुनकरों की एक श्रेणी के पास 2000 कारसापण अक्षय निधि, ये थी स्थायी संचित निधि, स्थायी निधि बोलते थे इसे, स्थायी निधि, संचित निधि, स्थायी निधि के पास 1% ब्याज की दर पर जमा करवाई गई थी, ये थी। नासिक विलेख से जानकारी मिलती है। बताए, अब इसको एक बार पुनः रिवाइज करते हैं ताकि आसानी से याद हो जाए। व्यवसाय की जो संघ बनाया गया था उसे श्रेणी कहते थे, श्रेणी के प्रधान को श्रेणी कहते थे, कार्य इनका निगम सभा कहलाता था। व्यापारिक या जो नियम थे, जो संघ के नियम थे, श्रेणी धर्म कहते थे। ये जो संस्थाएं श्रेणी धर्म की थी, उन्हें व्यापार की दृष्टि से बैंकों की व्यवस्था इस प्रकार थी, कैसे थी कि ये जो श्रेणी थी उन्हें राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त थी और इस बैंकों का कार्य करती थी। ये धन को उधार भी देती थी और ब्याज पर भी देती थी। और इस बात की प्रमाण हमें मिलता है नासिक लेख से। नासिक लेख में बताया गया है कि गोवर्धन के बुनकरों की एक श्रेणी के पास 2000 का सर्पण एक स्थायी निधि के रूप में, अक्षय निधि के रूप में 1% ब्याज की दर पर जमा करवाई गई थी। एक अन्य प्रमाण और मिलता है कि जहां 1000 कारसापण जमा करवाए गए थे 3/4% मासिक ब्याज की दर पर जमा करवाए गए थे। इस प्रकार उस समय बैंक की इतनी अच्छी व्यवस्था थी, जो वर्तमान में बैंक की व्यवस्था है उसी प्रकार वहीं पर ये श्रेणियां हैं वो बैंकों का कार्य करती थी। और व्यापार के अंदर जो व्यापारिक संघ था या जो व्यापार करने वाले थे, शिल्पी थे, उनको व्यापार में, व्यवसाय में सहायता मिलती थी। और राज्य के द्वारा भी विभिन्न प्रकार की उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई थी और उन्हें विभिन्न प्रकार से जो सुविधाएं दी गई थी कि ब्याज में या टैक्स में, ताकि वो अपने व्यापार और व्यवसाय को प्रगति दे सके और राज्य की इनकम को बढ़ा सके। एक नाम है कासार्पण। कासार्पण क्या था? कारसार्पण था, ये एक मुद्रा की इकाई थी या सिक्का था, सिक्का था, जो कासार्पण मौर्य काल में चलता था। कासार्पण एक मुद्रा के रूप में मौर्य काल में चलता था, यही सातवाहनों के समय चलता था। ये तांबे का था। किसे? तांबे का था। सातवाहनों ने सोने के सिक्के नहीं चलाए, उन्होंने सिक्के चलाए, वो चलाए थे शीशे के। कौन से सिक्के चलाए? सिक्के चलाए थे शीशे के। इंपॉर्टेंट बात है, शीशे के सिक्के किसने चलाए थे? सातवाहनों ने चलाए थे। क्यों चलाए थे? क्योंकि दक्षिण भारत में चांदी की भारी कमी थी, इसलिए चांदी के सिक्के नहीं। शीशा प्रचुर मात्रा में था, इसलिए इनके सिक्के शीशे के थे। और 500 ग्रेन का एक सिक्का होता था, 500 ग्रेन का एक सिक्का होता था। ये सातवाहनों के अंदर था, 500 ग्रेन का एक सिक्का था और सिक्के चलाए थे वो उन्होंने चलाए थे शीशे के। एक इंपॉर्टेंट बात है कि हैदराबाद के संग्रहालय में इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। संग्रहालय में 50,000 कासार्पण मिले हैं। कारसार्पण मिले हैं 50,000 कासार्पण ये मिले हैं सातवाहनकालीन कासार्पण हैदराबाद संग्रहालय के अंदर संग्रहित किए हुए मिले हैं। अब है कि इनका व्यापार कैसा था? व्यापार था आंतरिक व बाह्य। आंतरिक व्यापार भी था और बाह्य व्यापार भी था। बाह्य व्यापार मतलब विदेशी व्यापार, बाह्य व्यापार भी था। इस बात की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इस बात की जानकारी हमें टोलमी के भूगोल से मिलती है। टोलमी का जो ग्रंथ लिखा, टोलमी का भूगोल लिखा टोलमी ने, और टोलमी के भूगोल से मिलती है। नंबर 2 पेरिपल से मिलती है, पेरिपल से मिलती है। और नंबर 3 सातवाहनकालीन सिक्कों से मिलती है। सातवाहनकालीन
सिक्कों से इस बात की जानकारी मिलती है कि सातवाहनों का जो व्यापारिक व्यवस्था है या व्यापार है वो आंतरिक बाह्य दोनों तरह से आंतरिक व्यापार भी होता था और बाहरी व्यापार यानी विदेशी व्यापार यानी अन्य देशों के यानी अन्य लोगों से इनका व्यापारिक संबंध था। आंतरिक व्यापार के समय आंतरिक व्यापार के जो केंद्र थे, आंतरिक व्यापार में प्रतिष्ठान तेगार वैजंतिक उज्जैन बड़ौच सोपारा आदि ये व्यापारिक केंद्र थे। व्यापारिक केंद्र थे। शासन की ओर से, प्रशासन की ओर से या शासक की ओर से इन व्यापारिक लोगों की व मार्गों की सुरक्षा प्रदान की गई थी। सामान को ले आने के लिए, ढोने के लिए अच्छी व्यवस्था थी। अच्छी चौड़ी सड़कों का निर्माण करके सातवाहन शासकों ने व्यापारियों को दिया था ताकि व्यापार में किसी प्रकार की दुविधा ना हो, उनकी सुरक्षा की किसी प्रकार का लूटपाट ना हो, उनके व्यापार में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। इसलिए उन्होंने शासकों द्वारा भी व्यापार के रूप में प्रतिष्ठान तेगार वैजयंती उज्जैन बड़ौच सोपारा आदि व्यापारिक केंद्र भारत के अंदर थे। कई नाम और आते हैं जैसे कल्याण है या बेरीगाजा काफ़ी नाम हैं जो भारत के अंदर व्यापारिक केंद्र के रूप में भली भांति विकसित हुए थे सातवाहनों के समय में, और सातवाहन शासकों ने इनकी उचित व्यवस्था व्यापार के लिए करके दी थी। ये एग्जाम की दृष्टि से का जो व्यापार था सातवाहनों का या सातवाहनकालीन जो व्यापारी यहाँ उनके जो व्यापार करने वाले थे उनका व्यापार पूर्वी व पश्चिमी भाग में होता था। पूर्वी व पश्चिमी भाग में व्यापार होता था। किनका? सातवाहनों के समय पर पूर्वी व पश्चिमी व्यापार होता था। इनका प्रमुख केंद्र बड़ौच था। कौन सा था? बड़ौच था, जिसे लेखों के अंदर ब्रिग कहा गया है। ब्रिग या कच्छु कहा गया है। ये व्यापारिक केंद्र था और पूर्वी व पश्चिमी व्यापार होता था। सोपारा व महाराष्ट्र में, बड़ौच व सोपारा ये महाराष्ट्र में है। ये बड़ौच सोपारा व बड़ौच में व्यापारिक होड़ लगी रहती थी। कैसी? व्यापारिक होड़ लगी रहती थी। इनके बीच में व्यापारिक होड़ थी या प्रतिस्पर्धा थी। अब आता है कि इनका विदेशी व्यापार में क्या भूमिका थी। प्रतिष्ठान था वे रोमन माल की मंडी थी। रोमन माल की प्रसिद्ध मंडी थी, फेमस मंडी थी ये रोमन माल की। प्रतिष्ठान जो महाराष्ट्र के अंदर है ये रोमन माल की प्रसिद्ध मंडी थी या रोमन के माल का माल ले जाया बेचा जाता था। दूसरी बात यहाँ पे है कि सौराष्ट्र व मालवा को ये व्यापारिक समृद्धि के जो केंद्र थे सौराष्ट्र व मालवा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे और व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण थे और युद्धिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण थे सौराष्ट्र व मालवा। इसलिए सौराष्ट्र व मालवा को लेकर शक व सातवाहनों में दीर्घकालीन संघर्ष चला था। मालवा व सौराष्ट्र को लेकर दीर्घकालीन संघर्ष चला था। शक चाह रहे थे कि मालवा सौराष्ट्र हमारे कब्जे में रहे और आ जाए, और सातवाहन चाह रहे थे कि हमारे ही कब्जे में ये बना रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ बंदरगाहों का निर्माण अब है। बंदरगाह और बंदरगाहों का जो वर्णन है वो टोलमी ने अच्छे से किया है। बंदरगाह यानी कि विदेशी व्यापार होगा तो उस समय विदेशी जो व्यापार होता था वो समुद्रों के मार्ग से होता था और समुद्रों के अंदर से जब सामान लाया जाएगा और ले जाया जाएगा तो बंदरगाह होंगे, ये साधारण सी बात है। तो बंदरगाहों का जो उल्लेख है वो टोलमी अपने भूगोल में करता है कि गोदावरी व कृष्णा नदी के बीच अनेक प्रकार के अनेक बंदरगाहों का उल्लेख किया है। किसने किया है? बंदरगाहों का उल्लेख किसने किया है? टोलमी ने किया है। और किसमें किया है? टोलमी की भूगोल में टोलमी ने किया है। गोदावरी व कृष्णा नदी इनके बीच थे अनेक बंदरगाह है, ये टोलमी बताता है।
अब है कि जो रोमन लोग थे या मिस्र के जो लोग थे, भारत का जो व्यापार मिस्र से होता था, मिस्र के जो लोग थे वो काफ़ी विलासिता जीवन जीते थे, विलासिता जीवन व्यतीत करते थे। तो वो विलासिता की अनेक वस्तुएं हैं, जैसे मसाले हैं, जैसे मलमल है, विभिन्न प्रकार के कीमती पत्थर और मसाले हैं। वो जो विलासिता के उपयोग में आने वाली भारत के अंदर जो भी वस्तुएं थी उनका उपयोग करने के लिए मिस्र के जो लोग हैं या मिस्र के शासक है वो भारत से ले जाए जाते थे। इसलिए भारत से वस्तुएं आयात करते थे, उसके बदले में बहुत सारी बहुत मात्रा के अंदर भारत को सोना देते थे। इसलिए भारत के अंदर सोना की जो मात्रा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती रही थी। अब हम करते हैं कि एक उसी समय हिप्पोलस एक व्यापारी आया था मिस्र से। कहाँ से आया? मिस्र से आया था। हिप्पोलस व्यापारी नहीं था, ये नाविक था। हिप्पोलस नामक एक नाविक आया, नाविक भारत में आया। इसने भारतीयों को बताया कि अरब सागर में चलने वाली मानसूनी हवाएं इस प्रकार चलती है। अरब सागर में जो मानसूनी हवाएं चलती थी उनकी जानकारी हिप्पोलस ने भारतीयों को दी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हिप्पोलस ने किस शासन काल, किस राजवंश के काल में भारत में आया या किस राजवंश के काल में उसने भारतीयों को अरब सागर से चलने वाली मानसूनी हवाओं के बारे में बताया। कहते हैं कि पहले इतिहासकार इस बात पे पहुंचते हैं, इस तथ्य से पहुंचते हैं कि पहले साल के अंदर 20 जहाज ही मिस्र पहुंच पाते थे। जब हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं के बारे में जानकारी दी तो इससे बाद भारतीयों ने अपनी सुविधा और जो कोई सिस्टम है, सुविधा या जो सिस्टम था उसको इस प्रकार परिवर्तन किया कि प्रत्येक दिन एक जहाज मिस्र जाने लगा। और भारतीयों को मानसूनी हवाओं की जानकारी देने वाला कौन था? हिप्पोलस था। हिप्पोलस किस राजवंश के शासनकाल में भारत में आया? तो सातवाहनों के काल में आया था। और सातवाहनों के समय गौतमपुत्र सातकर्णी का एक बेटा हुआ था वशिष्ठिपुत्र पुलमावी, जो सातवाहन शासक बना था। वशिष्ठिपुत्र पुलमावी के समय पुलमावी के समय जहाजरानी का विकास प्रारंभ हुआ था। जहाजरानी का विकास प्रारंभ हुआ था। और यज्ञश्री सातकर्णी के समय यह अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। कौन? जहाजरानी का विकास, यानी कि जहाज़ों का निर्माण और उनका विकास, जहाज़ों के माध्यम से भारत के सातवाहनों का जो व्यापारिक जो सिस्टम है उनका विकास बढ़ने लगा था। कि वशिष्ठिपुत्र पुलमावी के सिक्कों से मिलता है 2 पोतवार वाले जहाज़ों के चित्र मिलते हैं। इससे पता लगता है कि इनका जहाज से संबंध था, यानी कि व्यापार से महत्व था, व्यापार के अंदर ये ध्यान देने वाले थे। और यज्ञश्री सातकर्णी से सिक्कों से समुद्र के विभिन्न आयामों के चित्र मिलते हैं, या उसमें यूज़ होने वाली वस्तुओं के चित्र मिलते हैं, जिससे हमें इस बात की जानकारी मिलती है या उनका समुद्र से प्रेम था, इनका व्यापार से प्रेम था, या व्यापारी की व्यवस्था अच्छी थी, या समुद्र से लगाव ज़्यादा था। तो इस बात से 2 बात की जानकारी मिलती है। समुद्र से जानकारी मिलती है कि उनकी नौसेना भी हो सकती थी, और नौसेना के अंदर उनका अच्छा प्रदर्शन था, या अच्छी शक्तिशाली सेना हो सकती थी, या समुद्रों के अंदर व्यापार किया जाता था। इस बात की जानकारी हमें इनसे मिलती है। वशिष्ठिपुत्र पुलमावी के समय जहाजरानी का विकास प्रारंभ हुआ और यज्ञश्री सातकर्णी के समय यह अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। ये जो हम कह रहे हैं कि नौका, या इस बात की पुष्टि हमें पेरिपल्स करता है। पेरिपल्स में लिखा गया है कि पोदुका एक शहर का नाम है, पोदुका के पास नौका निर्माण किया जाता था। नौका निर्माण किया जाता था। इस बात की जानकारी हमें पेरिपल्स से मिलती है कि पोदुका के पास नौका निर्माण किया जाता था, और वो उनका उपयोग है वो व्यापार के अंदर किया जाता था। और इस समय सातवाहनों की जो व्यापारिक दृष्टि है या व्यापारिक सोच है वो बहुत अच्छी थी, और उन्होंने दिन प्रतिदिन प्रगति की थी, और उनका व्यापारिक संबंध अन्य देशों के साथ था, विदेशों के साथ था। आंतरिक बाह्य व्यापार बहुत अच्छा था। मिलिंद-पनो एक ग्रंथ नाम है, मिलिंद-पनो ग्रंथ से हमें जानकारी मिलती है। किस बात की जानकारी मिलती है? कि भारत से अलसंद यानी कि मिस्र,
सिकंदरिया सुवर्ण भूमि व चीन की ओर प्रतिदिन जहाज जाया करते थे। इस बात की जानकारी हमें मिलिंद पन्नों से मिलती है। हमें एक बात मिलिंद पन्नों के अलावा पेरिपल्स से भी मिलती है। पेरिपल्स से मिलती है कि इनकी वाणिज्य व्यवस्था या व्यापार व्यवस्था बहुत अच्छी थी। जो पुरुषपुर जो एक शहर है, पुरुषपुर, प्रतिष्ठान, उज्जैन, काफ़ी व्यापारिक केंद्रों का उल्लेख है वो पेरिपल्स से करता है कि यहाँ व्यापारिक वाणिज्य व्यवस्था है वो बहुत अच्छी थी। इस प्रकार हम सातवाहनों की आर्थिक दशा से परिचित होते हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हमने करवा दिए। एग्ज़ाम में इससे बढ़कर ज़्यादा नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। और आप सभी साथियों से आग्रह है कि आपका अपना यूट्यूब चैनल दा प्रसाद विद्या प्रेम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लग रही है।